नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरवंश और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स दो वर्ड से बना है, इकोलॉजी और फैक्टर्स। इकोलॉजी मतलब इको मतलब इकोसिस्टम एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजी मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम की पढ़ाई करना। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम जिसमें एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो चाहे अबायोटिक हो या बायोटिक हो। बायोटिक मतलब लिविंग या नॉन लिविंग हो। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग पे भी डिपेंड करते हैं, दूसरे जानवरों पर, और नॉन लिविंग पे भी। जैसे सन हमारा नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, लेकिन वही हमको ज़िंदा रखता है। और लिविंग थिंग भी ऐसे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट लिविंग है तो हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इस प्रकार से। तो इन सारी चीज़ों पे ये चेन बनती है जो इकोसिस्टम की, उसमें कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज की प्रेजेंटेशन है। तो ये मेरा नाम हरवंश और हमने ये बनाई है, ये अपने कॉलेज टाइम पे बनाई थी हमने, एज यू कैन सी इन द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इंट्रोडक्शन ये है कि ईच एंड एवरी थिंग आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस इन एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बोलते हैं क्या? इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोसिस्टम में कोई भी चीज़, एवरीथिंग जो उसके आउटसाइड है ऑर्गेनिज्म के, और वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, तो वो कहलाती इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के ही पार्ट होते हैं जो दूसरे एनवायरनमेंट की लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं या असर करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। तो बायोटिक भी हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करे, और एबायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बताया था सनलाइट, पीएच टेम्परेचर, पीएच वाटर और सॉइल का, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स भी करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स कैसे करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ बायोटिक स्पेसिफिटी, और कंपिटिटर्स, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। बायोलॉजिकल स्पेसिफिटी ये होती है कि बायोलॉजिकली ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहीं एक ही जगह रहता है। जैसे कि कमल का पौधा सिर्फ कीचड़ में और पानी में होता है, वही अगर आप कैक्टस जो होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उपंचिया, तो वो सूखी जगह ही होता है, वो तालाब में नहीं होगा। कुछ मीज़ोफाइट्स होते हैं जैसे कि आपका रोज़, तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। मीज़ो मतलब मीडियम। कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं कि खाने की चीज़ एक है लेकिन उसके लिए लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग के यहाँ भी कंपटीशन होता है एग्ज़ाम के लिए, एक ही एग्ज़ाम की, एक ही कॉलेज की सीट के लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं। और प्रीडेटर प्रे का रिलेशन ये होता है कि जैसे कि आपका लायन है, वो लायन प्रीडेटर हो गया, और प्रे हो गया उसका शिकारी, शिकार करने वाला, और वो हो गया प्रीडेटर मतलब शिकारी। तो प्रे हो गया उसके लिए लोमड़ी या कोई भी जो वो खाए, तो वो हो जाएगा प्रे। पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स और होस्ट का रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम लोग होस्ट हो जाते हैं तो हम लोग के ऊपर जो पैरासाइट बैठ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं मलेरिया। मलेरिया होता है तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो पैरासाइट हो जाता है, वो हम ही लोग से न्यूट्रिशन लेता है और हम ही लोग के शरीर में फैलता है। तो पैरासाइट और प्रीडेटर का ये रिलेशनशिप जो होता है वो पैरासाइट के लिए अच्छा होता है, लेकिन होस्ट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो होस्ट को न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं। अब आगे हम आते हैं इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स का। तो उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिकल फैक्टर से समझ में आ रहा है मौसम के हिसाब से, लाइट हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, विंड वेलोसिटी हो गई। तो ये सारे जो होते हैं आपके, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड वेलोसिटी हो गई। एटमॉस्फेरिक गैसेस में बहुत सारी आ जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर
आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेस। रेनफॉल होती है कि रेनफॉल इफ़ेक्ट करेगी, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब होता है जो हमारे मौसम में नमी होती है, तो इस हिसाब से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं। दूसरा आता है आपका एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक वर्ड जो है वो रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ सॉइल से, ना कि सिर्फ सॉइल से रिलेटेड है, वो उस सॉइल में कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, सॉइल वाटर क्या है, सॉइल एयर क्या है। तो द एयर प्रेजेंट इन द गैप्स बिटवीन सॉइल इज कॉल्ड एयर सॉइल एंड द वाटर विच कंटेन्ड बाय सॉइल इज कॉल्ड सॉइल वाटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि जो जैसे ह्यूमस होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो ह्यूमस होती है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें पत्तियाँ झड़ी हुई, इंसान या कोई जानवर मरे हुए होते हैं तो वो। नेक्स्ट कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएंगे। और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, ये कम्प्लीटली बात करता है आपके सरफेस की, सॉइल की। एडेफिक फैक्टर्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और टोपोग्राफिकल क्या है, ये कंपोजिशन नहीं होता सॉइल का, ये क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसका स्टीपनेस क्या है, मतलब वो कितना कितना स्टीप मतलब कितना ऊंचा है, और डायरेक्शन ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब वो कितना तिरछा है, इतना है या इतना है या कम है ऐसे। अब आ जाता है आपका बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया आपका है, लिविंग, एल्गी, ये सब माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। फंजाई, पैरासाइट्स, एनिमल, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो जब आप देखो कि जो सड़ जाता है, जैसे ब्रेड रखी है आपने तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, और जैसे डेड बॉडी पड़ी है तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज आते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये सब बायोटिक फैक्टर्स, इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है। सिम्बायोंट्स जो होते हैं जो रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं कि दोनों लोगों का फ़ायदा होता है, जैसे कि सिम्बायोंट्स में आपका आ जाता है एक काऊ या कैटल या एग्रेट का एक होता है जो कि सिम्बायोंट में म्यूचुअलिज्म होता है। तो एग्रेट क्या होता है, वो हंस जो कैटल पे बैठा रहता है, गाय भैंस पे, और उसके शरीर के ऊपर से छोटे छोटे कीड़े खाता है तो उसका पेट भर जाता है। और गाय का ऐसे फ़ायदा होता है कि उसके शरीर की सफाई हो रही तो उसको बीमारी नहीं लगती है। अब आगे आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिटेल में बात करेंगे। लाइट जो है आपकी वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है किसकी, एनर्जी की। हमको लाइफ में क्या चाहिए, एनर्जी। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं हमको इस वीडियो को तो एनर्जी की वजह से, और इसी एनर्जी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। अब आगे बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सस्टेन्स ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसमें सोलर एनर्जी लाई करती है। उसमें जो विजिबल रेंज होती है वो होती है 390 to 760 नैनोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कि वो लाइट कितनी इंटेंस है, मतलब कितनी ज़्यादा वो डार्क है, कितनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, कितनी कम है, तो वो इंटेंसिटी को आप नापते हैं। यूनिट होती है उसकी लक्स। लक्स साबुन वाला नहीं जिससे नहाया जाता है, लक्स एक यूनिट का नाम है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए, इसको कहते हैं लक्सोमीटर। अब आगे देखिए, लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ फोटो मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन होता है, ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक्सेस वाटर का रिमूवल जब वो करते हैं रात के टाइम में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये होता है ट्रांसपिरेशन। और मूवमेंट वो करते हैं, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब सीड जर्मिनेट करता है और पौधा बनाता है। रिप्रोडक्शन करते हैं पॉलिनेशन के द्वारा, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, ये पूरा रिप्रोडक्शन। फिर जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जियो, जहाँ वर्ड आ जाए जियो, जियो से समझ जाइए आप अर्थ सरफेस।
तो अर्थ की बात हो रही है कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा पौधा या कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सी कोई चीज़ जो इकोसिस्टम है वो कहाँ पर होगी। अब आगे आपकी बात हो रही है अर्थ सरफेस सोलर एनर्जी को रिसीव करती है अनइक्वली। क्यों अनइक्वली करती है? क्योंकि वो स्फीयर के फॉर्म में है। अगर आप इस डायग्राम से समझना चाहें तो आपकी अर्थ को चलो हम ग्रीन बना देते हैं। आपकी अर्थ ऐसी है, ठीक। अब ये सर्कल है, अब यहाँ पर हम येलो कलर का ले लेते हैं, सन। ये हो गया सन आपका। तो यहाँ से आपकी जो सन रेज़ आ रही हैं तो वो यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही, यहाँ आ रही, यहाँ आ रही, यहाँ आ रही। तो यहाँ कम आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आ रही है। देखिए यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और स्लैंट आ रही है, मतलब स्लोप में आ रही, तिरछी आ रही। और ये इसीलिए कहते हैं क्या कि जो आपका इक्वेटर होता है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द हेमिस्फीयर ऑफ, मतलब आधा आधा बांट देता है अर्थ को, तो उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर में जो कंट्री लाई करती है वहाँ पर जो होता है सनलाइट या सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। अब ये वाली बात हो गई सारी। अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनर्जी फ्लक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन सीजन्स। सीज़न पे डिपेंड करती हैं कि समर में ज़्यादा होती है, फिर ठंडियों में कम होती है। द टाइम ऑफ डे एंड एटमॉस्फेयर, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगा। विबग्योर आप सब जानते हैं, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी कर सकते हैं। तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। येलो और ग्रीन लाइट से आपको फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा। अगर ये दो लाइट ज़्यादा हुई तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। अगर ये लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब ब्लू लाइट और ऑरेंज रेड लाइट अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ये भी इफेक्ट करेगी, किसको? फोटोसिंथेसिस को। रेड लाइट किसको इन्फ्लुएंस करती है? रेड लाइट, यहाँ देखिए ऑरेंज रेड लाइट फोटोसिंथेसिस, अगर लेकिन सिर्फ इंटेंस आपकी रेड लाइट है तो वो जर्मिनेशन ऑफ सीड करा देगी। वेरिएशन ऑफ लाइट रिसीविंग ऑल्सो वेरीज एट लेटीट्यूड्स। अब दो चीज़ें होती हैं, ये आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसको याद करने का तरीका है लेटे लेटे लेटीट्यूड, खड़े खड़े लॉन्गिट्यूड। तो इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे ये अर्थ होती है, इसमें ये चीज़ होती है, तो ये पैरेलल हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दो चीज़ें होती हैं। और एक जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, ये देखो पैरेलल नहीं है लेकिन वो पोल से जुड़े होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया। आगे आप ये डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इस डायग्राम में हम आपको सन दिखा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं लीफ, ये आपकी हरी हरी लीफ हो गई। अब यहाँ से सनरेज आ रही हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रही हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जा रही हैं। तो 12% आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है और 83% मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेती। क्यों एब्जॉर्ब करती है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सबके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गई। और कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट की वजह से हम पत्तियों को देख पाते हैं। ट्रांसमिट होती हैं, इसीलिए वो आर पार जब पत्ती को देखो तो उसकी वेन्स दिखाई देती हैं। और एब्जॉर्प्शन का आपको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस होती है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आगे है जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? मून लाइट से। फ़ोटो पीरियड में फ़ोटो का मतलब लाइट और पीरियड का मतलब कि वो कितने पीरियड या समय के लिए है। रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड द नाइट और लाइट या डार्कनेस, ये इन्फ्लुएंस करती है कि फ्लावरिंग कितनी होगी प्लांट की। कुछ प्लांट फ्लावरिंग ज़्यादा लाइट में करते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम मीडियम। तो इस हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, मतलब कि वो फ़ोटो कितनी देर के लिए। ये तो आगे भाग गया भाई, पीछे आओ। शाबाश। अब देखो डेली पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, मतलब चमकना। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड प्लांट्स को क्लासीफाई किया लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, फोटो न्यूट्रल। ठीक है। तो फोटो जो मतलब लाइट, तो फ्लावर एट जो एक उस लेवल पे रहे या उसके ज़्यादा क्रिटिकल फोटो पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट लगे, जैसे स्पिनच आपका पालक, हैनबेन
ये प्लांट्स के एग्जांपल हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स में आपके आ जाते हैं फ्लावर एट और बिलो, जो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के कम में हो, या सोयाबीन जेंथियम। ये सोयाबीन और जेंथियम क्या है, जेंथियम आपका एक वीड्स है, तो सोयाबीन तो आप जानते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स की फ्लावरिंग ये होती है। फोटो न्यूट्रल, फोटो मतलब लाइट, न्यूट्रल मतलब उसको मीडियम या न्यूट्रल लेवल की क्या चाहिए होती है, ये चाहिए होती है कि हाँ, तो फोटो न्यूट्रल में आपको मीडियम लेवल की चाहिए होती है। वो डिपेंडेंट नहीं होते फोटो पीरियड में, फोटो न्यूट्रल हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटो, मतलब उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, उनको हल्की हल्की लाइट से भी काम चल जाता है। जैसे टोमेटो चिलीज़, ये प्रोड्यूस फ्लावरिंग थ्रू आउट, ये पूरे साल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ मतलब ही नहीं है, धूप निकले ना निकले कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है इनको। अब आगे देखिए, अब आगे आ जाते हैं इंटरमीडिएट जो होती है, इनको चाहिए होती है न्यूट्रल लेवल पे। मतलब न्यूट्रल मतलब क्या है कि उसको चाहिए ही नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट आ जाए तो इसको क्या होता है, ना ज़्यादा चाहिए होती ना कम। यहाँ एक करेक्शन है कि वहाँ फोटो न्यूट्रल में बिल्कुल नहीं चाहिए होती लाइट, यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले में चाहिए होती है। इसका एग्जांपल है मिकाना, इसमें लिखा है ना 13 to 15 आवर्स लाइट चाहिए होती है, बस उसके बाद वो एबल होती है कि फ्लावरिंग कर सके। अब यहाँ पर एमबी फोटो पीरियोडिक आ गया, तो यहाँ पर आपका इसमें करेक्शन था, ठीक। अब आगे एमबी फोटो पीरियोडिक आ गया, इसका मतलब क्या, उसको दोनों चाहिए, उसको लाइट चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए, तो नॉट इन बिटवीन। उसको क्या है कि फ्लावर्स उसको कब होगा, जब 12 घंटे से ज़्यादा, 16 घंटे लाइट, लेकिन इसके बीच में नहीं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया मीडिया एलिगेंस, मीडिया एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट प्लांट्स, ठीक। इसमें क्या होगा आपका, एट फर्स्ट इसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, फिर कम लाइट चाहिए होती है। ब्रायोफाइलम आपका जो क्लास होता है उसमें लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, इसको स्टार्टिंग में बहुत लाइट चाहिए, फिर नहीं चाहिए ज़्यादा। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स ये उसका उल्टा हो गया, एट फर्स्ट उसको कम लाइट चाहिए, फिर उसका बाद उसको ज़्यादा चाहिए, जैसे वीट और राई हो जाता है। अब आगे आ जाओ, ये पीछे भाग जा रहा है बार बार। अब आगे आपको देखिए नई चीज़ आती है, प्लांट्स और क्लासीफाइड करे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग फॉर लाइट, कि वो लाइट को कितना पसंद करते हैं। आप भी किसी ना किसी को पसंद करते होंगे, तो ये पौधा किसको पसंद करता है, जो लाइट को पसंद करता है, तो हम बोल देते हैं फोटोफाइलस। ए फाइल होता है ना, फोबिक और फाइलस, तो फाइलस में मतलब लविंग, तो फोटोफाइलस जो सन लाइट या सन लविंग होते हैं, जो सनफ्लावर, सन जहाँ जहाँ घूम जाता है उस वहीं वहीं उसका फेस जाता है सनफ्लावर का। ये हीलियोफाइलस भी कहते हैं इनको। तो ये एक और टर्मिनोलॉजी है याद करने वाली, कि हीलोफाइलस और फोटोफाइलस। अब जहाँ ये सन हीटिंग होती है सनलाइट, तो यहाँ पर बताया ना था फोबिक, तो यहाँ हीलियोफोबस और यहाँ स्कियोफाइलस। अब यहाँ स्कियो मतलब हो जाता है आपका, स्कियो मतलब हो जाएगा डार्कनेस, क्योंकि ये उसका अपोजिट है, यहाँ डार्कनेस हो जाएगी। तो स्कियोफाइलस में इसको अंधेरा पसंद है, लाइट पसंद नहीं है। इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके सारे के सारे ब्रायोफाइट्स, और आपका ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एबीज, टेक्सस और पीसिया। ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो कि सरफेस लेवल पे शो करते हैं वर्टिकल मूवमेंट इन पॉन्ड्स, वर्टिकली मूव करते हैं पॉन्ड्स में। किस लिए? क्योंकि उनको फैसिलिटी होती है वाटर की, इसलिए क्योंकि उनको वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो वर्टिकली मूव करते हैं। अब सीड भी आपका क्लासिफिकेशन होता है दो, फोटोब्लास्टिक और नॉन फोटोब्लास्टिक। इन नोट्स की चिंता ना करिएगा, ये आपको नोट्स PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव। फोटोब्लास्टिक से समझ में आ रहा है जो लाइट के प्रेजेंस में सीड जर्मिनेट हों, और नॉन फोटोब्लास्टिक क्या होते हैं, वो अनअफेक्टेड रहते जर्मिनेशन लाइट, उनको मतलब वो फोटो में ब्लास्ट नहीं करेंगे, ऐसा समझ लो। ब्लास्ट हो गया, आपका शूट और रेडिकल निकलेगा। आपको डायग्राम्स अगर समझना चाहें तो ये होता है आपका, ये जब फोटो के प्रेजेंस में, यहाँ नहीं होगा, यहाँ फोटो के प्रेजेंस में होगा। फोटो प्रेजेंस में आपको शूट निकला, ये रेडिकल निकला, ये शूट निकला, ये रेडिकल निकला, बिना प्रेजेंस में, यहाँ पर बिना प्रेजेंस में, यहाँ पर प्रेजेंस में। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। तो फोटोब्लास्टिक में पॉजिटिव नेगेटिव का आपको समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब फोटोब्लास्टिक में क्या होता है, नेगेटिव जो होते हैं जर्मिनेशन प्रमोटेड बाय लाइट, नेगेटिव में यहाँ प्रमोट हो रही है, यहाँ आपको समझना है कि नेगेटिव में जो है, कहाँ गया भाई,
हाँ, नेगेटिव में जो है आपका लाइट प्रमोट कर रही है। एग्जांपल हो गया लेटस, ठीक, आपका एक पत्ता गोभी की तरह होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जर्मिनेशन इनहिबिट होता है, किस में, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में प्रमोट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव में क्यों प्रमोट होता है, पॉजिटिव में इनहिबिट क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा ये है कि यहाँ जर्मिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पूरे प्रोसेस की बात नहीं हो रही। फोटोब्लास्टिक में जो आपके नेगेटिव वाले हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनका जर्मिनेशन लाइट से प्रमोट होगा और इससे पॉजिटिव वाले से इनहिबिट होगा। और नॉन फोटोप्लास्टिक में क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। जब लाइट ज़्यादा रहे तो कम रहे, कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए ना उसमें नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। चलिए अब आगे, इसका एग्जांपल हो जाता है अनियन और लिली। इनको कोई फ़र्क नहीं है कि लाइट आए या ना आए, उसके बीज जो हैं जर्मिनेट कर जाएंगे। आगे आपका आ जाता है प्रेसिपिटेशन। सब जानते होंगे कि वाटर का गिरना, प्रेसिपिटेट होता है ना, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाना, तो वही वाटर का नीचे आना इन द फॉर्म ऑफ वाटर किसी में आ सकता है। आपका रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल्स मतलब ओले गिरते हैं, ड्यूज, मिस्ट, तो ये भी प्रेसिपिटेशन होता है यूनिट एरिया में। मतलब यूनिट एरिया का क्या मतलब है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ mm पर ईयर। कहते हैं ना कि इतनी बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर, इतने साल में, इतने मंथ में, एक साल में, तो उसको नापा जाता है प्रेसिपिटेशन कितनी हुई। यहाँ पर नोट करने की एक और बात है कि जियोग्राम क्या होता है। अर्थ का जितना पानी अवेलेबल है उसको हम नापते हैं जियोग्राम में। तो एक जियोग्राम कितना होता है, वन जियोग्राम इज इक्वल टू 10⁻20 ग्राम ऑफ वाटर। सोचो कि 1 ग्राम का ये पावर है, और हम लोग के इनलैंड वाटर में कितना होता है, 0.25 जियोग्राम वाटर, और ओशियन में आप देखो और देख के हैरान हो जाओ, इतना ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 13,800 जियोग्राम। तो समझ लीजिए कितना पानी है। चलिए आगे, बस आपको थोड़ा सा और बचा है। इल्यूविएशन क्या पर है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल। कि आपको इस पेन से समझाते हैं कि रिमूवल ऑफ मटेरियल हमको जियोलॉजिकल या फिर सॉइल, तो है ना, जियोलॉजिकल अर्थ से रिलेटेड है। सॉइल होरिजन से आप कुछ भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इल्यूविएशन बोलते हैं उसको, और दूसरा नाम लीचिंग। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ समझिए, एक होता है इसकी इन्हीं सब चीज़ों के फॉर्म है, ये इल्यूविएशन ही है, एक पोर्सोलाइजेशन और लेटराइजेशन। तो एक्सट्रीम अगर को निकालना है, लीचिंग की ही फॉर्म है लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म है, उसमें आपको सिर्फ आयरन निकालना है और एल्युमिनियम निकालना है, तो पोर्सोलाइजेशन। अब आप लेटराइजेशन में, लेटराइजेशन समझ आ रहा है, लेटराइजेशन से लेटराइट निकलेगा, बोलो साथ में, लेटराइजेशन से लेटराइट निकलेगा। लेटराइट क्या होता है, बोथ अ सॉइल एंड रॉक टाइप, एक रॉक की टाइप है और मिट्टी भी है। आप सब जानते हैं मिट्टी कैसे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक से। तो लेटराइट फॉर्म की रॉक जब वेदरिंग करती है तो लेटराइट सॉइल बनती है, और ये रिच होती है आपकी आयरन और एल्युमिनियम में, जो कि पोर्सोलाइजेशन में भी थी। लेकिन यहाँ आप लेटराइट फॉर्म में निकालते हैं, यहाँ पर आप आयरन एल्युमिनियम अलग अलग निकालते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोर्सोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेन डिटरमाइंस करता है कि सॉइल कैसी होगी। जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ नमी मिट्टी होगी, जहाँ सूखा होगा, जैसे कि जहाँ बारिश नहीं होती सूखा सूखा हो जाएगा, वहाँ पर आपके ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होंगे, जैसे आपका कैक्टस हो गया। अब लेटराइजेशन एंड पोर्सोलाइजेशन जो है, ये इलिवेशन ऑफ टॉप लेयर सॉइल होती है जो ऊपर की, उसी से निकाला जाता है। अब इन एरिड और सेमी एरिड, मतलब जहाँ हल्का गीलापन हो और हल्का गीला और हल्का सूखा हो, तो आधा सेमी एरिड, आधा गीला आधा सूखा। रेनफॉल रिसीव्ड होती है ओकेजनली, कभी कभी। वहाँ कैल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस होता है ड्यू टू पोर एलिवेशन। कैल्सिफिकेशन मतलब कि वहाँ पर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलिवेशन नहीं करते हैं वहाँ, तो बारिश की मदद से और भी बहुत सारे फैक्टर की वजह से वहाँ कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम इकट्ठा होने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो हमने पीछे डायग्राम समझाया था कि नॉर्थ पोल पे आपका कम सनलाइट होती है डिस्ट्रीब्यूट, और आपका इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। चलिए आगे हमने देखिए इसको फेंक दिया। अब आगे द टेम्परेचर ग्रेडियंट इरेगुलर होता है, जिगजैग मोशन में होता है पाथवे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि आपने पीछे देखा था। देख लीजिए, फिर से देख लिया। चलिए अब आगे, द ग्रेडियंट बिकम्स रेगुलर साउदर्न हेमिस्फेयर बट शोज द स्लाइड बेंड टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये सारी बातें समझा चुके हैं।
थर्मल इक्वेटर जो होता है नाउ लाइज एज द नॉर्थ ऑफ द जियोलॉजिकल इक्वेटर, समझ में आ गया। आगे टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर डिटरमाइन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब कि जैसे वहाँ टेम्परेचर होगा, जैसे वहाँ मॉइस्चर होगा, उसी हिसाब से वहाँ वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे उगेंगे। डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन होती हैं बिटवीन इक्वेटर के और पोल्स के। यहाँ पर आप देखिए तो पोल्स में आपको पौधे बहुत कम दिखेंगे और ऑलमोस्ट नहीं दिखेंगे, इक्वेटर में ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट। देन द वेजिटेशन इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय हीट। प्लांट्स विच ग्रो इन हॉट क्लाइमेट कैन नॉट ग्रो इन क्लाइमेट, जैसे कि बताया जो पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वहाँ आप जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे नहीं मिलेंगे, जो साउथ की तरफ मिलेंगे आपको वेस्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अब आगे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये देखिए प्रोड्यूसर, सारे प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं और एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करते हैं, ना कि हम लोग की तरह। हम लोग एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, और ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हम लोग प्लांट्स खाते हैं तभी ज़िंदा रहते हैं, वरना हम ज़िंदा ना रह पाएँ, तो इसीलिए प्रोड्यूसर बोलते हैं। और हम लोग कंज्यूम करते हैं एनर्जी इन लोगों से, तो हम लोग क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। प्लांट्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करी, यहाँ से एनर्जी ली तो हीट के फॉर्म में थोड़ी एनर्जी निकाल देते हैं, और फिर देखो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने खाया तो हम लोग जब मरेंगे तो हम लोग की डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया, वो डिकम्पोजर देखो लिखा है ना, बैक्टीरियाज फंजाई। अब आगे क्या करेंगे, ये भी न्यूट्रिएंट्स देंगे, और ये भी देखो हर जगह रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी। हमने बताया था कि ये खुद से बनाते हैं और हम लोग इनको खाते हैं, तो इसमें भी प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी मतलब कि जैसे ही ये बने उनको तुरंत खाएगा वो प्राइमरी, और जैसे फिर ये कोई बना, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बन गया आपका बन गया चींटी बन गई, तो आपके चींटी वीटी कीड़े मकोड़े तो मेढक खा गया। मेढक के बाद जो उससे बड़ा है वो उसको खा जाएगा, जैसे कोई मान लीजिए बड़ी मछली हो गई तो वो मेढक को खा जाएगी। अब आगे डिकम्पोजर्स में समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए एडेफिक फैक्टर्स में देख सकते हैं आप। एडेफिक फैक्टर्स किससे कंसर्न होते हैं, स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन हम किसका लेते हैं बताइए आप। कंपोजिशन हम ले रहे हैं यहाँ पर सॉइल का, और उसके फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा की कहाँ पर कौन सा पौधा हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद करने वाली है, जैसे कि ये नोट्स की चिंता ना करिए, आपको मिल जाएंगे। एडेफोलॉजी मतलब होता है एडेफिक फैक्टर्स, जिसमें सॉइल और फ्लोरा दोनों आता है। तो हम फ्लोरा और सॉइल के बारे में दोनों पढ़ते हैं, तो बोल देते हैं स्टडी ऑफ एडेफोलॉजी। एंड पेडोलॉजी इज़ द सॉइल साइंस। तो पेडोलॉजी में हम सिर्फ सॉइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेडो का मतलब ही है सॉइल। अब जैसे हम लोग पढ़ा था पेट्सोलाइजेशन, वहाँ सॉइल की बात हो रही थी। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल किससे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स या पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मतलब पेडो मतलब सॉइल, जेनेसिस मतलब जनरेशन, बनना, फॉर्मेशन। तो पेडोजेनेसिस आपका क्या कहलाया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो पेडोजेनेसिस या वेदरिंग से आपका सॉइल बनती है। इग्नीशियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। जो कि नॉन फॉसिल डिपॉजिट होती है इग्नीशियस होती है। मेटामॉर्फिक प्रीशियस रॉक, कीमती प्रेशियस, जितने आपके जो अंगूठियों में वो होते हैं ना रॉक, पत्थर छोटे छोटे, वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और सेडिमेंट्री सेडिमेंट करती है, मतलब सबसे नीचे होती है। चलिए अब आगे, अब ये लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या है आपका लिथोसाइट्स, कैल्सीफ्यूज, ज़ेमोफाइट्स, ऑक्ज़ैलोफाइट्स, ये है ज़ेमोफाइट और ये कैज़्मोफाइट्स, हेलोफाइट्स और आपका कैल्सीफाइट्स। तो हो गया ये ज़ेमो है, ये ऑक्ज़ैलो है, ये कैज़्मो है, ये हेलोफाइट्स और कैल्सीफाइट्स। ये क्या है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे पौधे कहाँ किसकी प्रेजेंस में उग रहे हैं। तो ये रहा आपका जो लिथोसाइट्स है, वो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो रॉक्स में उग जाएं। लिथो मतलब रॉक, तो रॉक के बीच में कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, वो कहलाते हैं लिथोसाइट्स।
अब आपके आते हैं कैल्सीफ्यूज। कैल्सीफ्यूज क्या होते हैं? प्लांट्स जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हो गए, मतलब वो प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ दो चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंट, रेड से कर देते हैं हम, एक कैल्सीफ्यूज और एक कैल्सीफाइट्स। अब कैल्सीफाइट्स वो हैं जो कैल्शियम की प्रेजेंस में हों, रिच, और कैल्सीफ्यूज जो डेफिसिट। अब कैल्सीफाइट्स आप याद रखिए, फाइट्स मतलब पौधे, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, तो ऐसे फाइट्स मतलब ऐसे पौधे जो कैल्शियम के प्रेजेंस में हो, वो हो गए आपके कैल्सीफाइट्स, और फ्यूज वाला उसी के जैसे अपोजिट हो गया। नेक्स्ट आपका है ज़ेमोफाइट्स। ज़ेमो वर्ड से याद रखिए, जो ज़ेमो वर्ड होता है, ज़ेमो मतलब सैंड, तो ऐसे फाइट्स मतलब पौधे, फाइट्स मतलब आप लोग याद रखिए, फाइट्स मतलब क्या हो जाता है? पौधे, प्लांट्स ये। तो ज़ेमो ऐसे प्लांट्स जो सैंड में हो गए। ऑक्ज़ैलोफाइट्स वो होते हैं, ऑक्ज़ाइलो से याद रखिए एसिडिक सॉइल हो, जो ऐसी सॉइल जिसका पीएच कितना होता है एसिडिक का? 7 से बिलो, वो एसिडिक सॉइल में होंगे तो उसको बोलेंगे एक्ज़ैलोफाइट। कैज़्मोफाइट्स में, कैज़्मो से याद रखिए, कैज़्मो यहाँ वर्ड हो गया आपका क्रैक्स के लिए, क्रेविसेस के लिए या ग्रूव्स के लिए। कहीं छोटे छोटे, कहीं मान लीजिए पत्थर टूट गया हल्का सा, तो वो क्रैक बना है, तो वहाँ पे पौधे, जो जीवन है वो कहीं भी शुरू हो जाता है, तो उसी आधार पे क्लासिफिकेशन हो गया। तो पौधे देखिए कहीं भी उगाते, उनको बस कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, नमी चाहिए होती है, कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ग्रोथ चाहिए होता है, सबसे ज़रूरी जहाँ से वो आते हैं सीड, ये वो चाहिए होता है। नेक्स्ट हेलोफाइट्स। हेलो समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा होगा हेलोजन। हेलो मतलब क्या हो जाता है? हेलोजन। हेलोजन मतलब आप जब आ जाता है आपका क्लोरीन, पोटेशियम, तो फ्लोरीन। अब ये सब सैलाइनिटी मतलब सैलाइन होते हैं, नमकीन होते हैं। तो जो सैलाइन सॉइल में हो, ऐसी सॉइल जो नमकीन सॉइल हो, जिसमें क्लोरीन प्रेजेंस हो, पोटेशियम प्रेजेंट हो, फ्लोरीन तो नहीं, ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। अब कैल्सीफाइट आप समझ गए थे, अब आगे ये ख़त्म हो गया है। अब आपकी आती समरी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है इक्वेटर, दिस रेशियो इंसुलेशन रिसीवर द, ये सब आप समझ चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। डोमिनेटेड बाय द ओशन एज देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फेयरली स्मूथ सरफेस, इट डज नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर टेम्परेचर विद लैटिट्यूड। यहाँ पर बताया गया है क्या? पहले वाले में इक्वेटर की बात करी गई है कि इक्वेटर में ज़्यादा होता है, दूसरी बात करी गई कि हेमिस्फेयर में, जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो ओशियन है, उसमें ज़्यादा, वहाँ लैंड मास कम है, इसकी वजह से वहाँ पर स्मूथ सरफेस है, जो कि क्या करती है? डिसरप्ट नहीं करती रेगुलर टेम्परेचर लैटिट्यूड को। समझ गए? आगे समर में क्या होता है? लैंड हीट होती है और मोर रैपिडली इट रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन एज अ ओशन इन द। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? समर में जब लैंड आपकी जल्दी गर्म हो जाती है, फिर वो क्या करती है? आपके द ओशन इन द सेम, उसी लैटिट्यूड में जो होता है, वो वहाँ पर वेजिटेशन कर सकता है, इंसोलेशन बात हो रही है कि वो, यहाँ पर स्पेलिंग का देखिएगा, इंसोलेशन, ठीक। चलिए अब आगे ख़त्म। तो हमारे रेफरेंसेस ये थे, ये हमारे कॉलेज टाइम का बना हुआ था। चलिए, थैंक यू सो मच।